बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर द साइंस ऑफ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में क्योंकि हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे थे, तो वही कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम जानदारों का एग से लेकर पूरा एक जानदार बन जाने के जो अमल है, उसको अगर हम स्टडी करते हैं, उस डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, किस तरह से वो नशो-नुमा पा रहे हैं, तो ये हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या उसने लिखा है कि डेफिनेशन के अंदर कि फर्टिलाइज्ड एग है, नॉट सिंपल एग। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं ऐसा एग जो कि फ्यूजन के बाद बना है। किस चीज़ की फ्यूजन है? मेल एंड फीमेल गैमीट की। मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट्स जब आपस में यूनाइट करते हैं, तो जो एग है वो कहलाता है जाइगोट। ठीक है, नाउ दिस एग इज फर्टिलाइज्ड एग। फीमेल का जो गैमीट है वो एग कहलाता है, लेकिन जब मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज़ कर जाता है तो उसके बाद ये कहलाता है फर्टिलाइज्ड एग एंड नाउ इट इज़ आल्सो कॉल्ड जाइगोट। ये भी 1n होता है, ये भी 1n है, लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो नया बनने वाला जानदार जो कि सिंगल सेल ही है, लेकिन वो 2n हो जाता है। यानी उनके अंदर ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और अगली नस्ल में जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। तो एम्ब्रियोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि इस फर्टिलाइज्ड एग से एक पूरा नया जानदार किस तरह से बन जाता है। आपको पता है इस ज़ाइगोट के अंदर बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, यानी ये टूट कर इसके अंदर बहुत सारे इसके टुकड़े होते हैं और ये नया जानदार बनता है। देखें, इसके अंदर टुकड़े होंगे तो ये एक ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा कि मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इसकी स्टेजेस हैं डिफरेंट, लेकिन जब ये एक स्टेज को पहुँचेगा इसके अंदर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से, जैसे मालबरी का फ्रूट नहीं होता, बिल्कुल वैसे। तो इस स्टेज को मोरूला बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सेल्स जो हैं वो अपने आप को एक कैविटी अपने अंदर बना लेंगे, तो उस कैविटी के को इस वाली हम जो स्टेज है उसको ब्लास्टूला बोलेंगे। एंड देन उसके बाद भी बच्चों स्टेजेस हैं जिसमें गैस्ट्रोलेशन होती है, यानी जर्म लेयर्स बनते हैं, और उसके बाद न्यूरोलेशन, यानी हमारा जो न्यूरोकॉर्ड है, ये रीढ़ की हड्डी है, वो बन जाती है। और उसके बाद बच्चों ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, इसको ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। ऑर्गन्स बनने के बाद फिर एक पूरा ऑर्गन इंडिविजुअल बन जाता है, यानी कि एक ह्यूमन का जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है, या किसी भी जानदार का जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये सारा कुछ अगर हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं बच्चों? ताकि हम टिश्यूज़ को और ऑर्गन की फॉर्मेशन को देख सकें कि वो किस तरह से होती है। क्यों देख सकें? क्या वजह है, क्यों देखना है भई? ताकि आइडेंटिफ़ाई कर सकें, शनाख्त कर सकें बर्थ डिफेक्ट्स। कुछ बच्चों के अंदर पैदाइशी ख़राबियाँ होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, यानी वो पैदाइशी माज़ूर कह लें, जो ठीक नहीं होते, तो उनको आइडेंटिफ़ाई करने के पीछे एम्ब्रियोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर इसी स्टेज के अंदर, इसी किसी स्टेज के अंदर जब वो ज़ाइगोट की फॉर्म में है, या जो मोरूला की फॉर्म में है, या ब्लास्टूला की फॉर्म में है, या अभी ऑर्गन्स बनने से पहले या ऑर्गन बनने के बाद भी अगर ये पता चल जाए कि इस बच्चे के अंदर इस जीन की वजह से ये डिफेक्ट आ रहा है, तो एम्ब्रियोलॉजी की हेल्प से एक मेडिकल ट्रीटमेंट बनाया जा सकता है। कैसे? उस डिफेक्टिव जीन को कट ऑफ कर दिया जा सकता है। कट करके उस बच्चे को डिफेक्टिव बच्चा बनने से रोका जा सकता है, ताकि वो जब इस दुनिया में आए तो फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सर्वाइव कर सके। जैसे आपने कुछ बच्चे जो है सो ऐसे देखे होंगे जिनको डाउन सिंड्रोम होती है। डाउन सिंड्रोम ये एक ऐसी बीमारी है बच्चों, जिसमें जो बच्चा है वो उसकी आँखें जो हैं वो थोड़ी-सी बाहिर को होती हैं, फ्लैट उनका फेस होता है, नेक भी थोड़ी चबी-सी होती है, और उनकी बॉडी जो है वो सही से ग्रो नहीं हुई होती। तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो डाउन सिंड्रोम होते हैं, उनके अंदर सिर्फ़ एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा चला जाता है, और एक्स्ट्रा जाने की वजह से उनके अंदर ये वाली ख़राबी आ जाती है। अगर उस चीज़ को रोक लिया जाए इसी किसी स्टेज में, तो वो बच्चा जो है वो डिफेक्टिव होने से रुक सकता है।
अच्छा जी, आगे है जेनेटिक्स। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि वालिदैन से बच्चों के अंदर खसूसियात किस तरह से मुंतकिल होती हैं। आपने देखा है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते-जुलते हैं। उनके अंदर सेम टू सेम वैसे उनकी कॉपी नहीं होते, लेकिन कुछ-कुछ खसूसियात, मेजॉरिटी खसूसियात बल्कि ऐसी होती हैं जो उनके पेरेंट्स के जैसी होती हैं। अगर किसी के पेरेंट्स हाइटेड हैं तो उनके बच्चों के भी अंदर उनके जैसे हाइट वाले जीन्स जाएँगे। अगर किसी पेरेंट्स की कलरफुल आइज़ हैं तो उनके बच्चों में भी हो सकता है कि फ्यूचर में उनके बच्चों में भी वो कलरफुल आइज़ हों। तो इस तरह से ये जो खसूसियात हैं, यानी कि कलर हो गया, पूरी बॉडी का कलर जो है, हेयर कलर हो गया, आइज़ का कलर हो गया, इवन आईक्यू यानी इंटेलिजेंसी जो है वो भी डिलीवर होती है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो खसूसियात मैंने आपको गिनवाई हैं, जब हम पढ़ें कि किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रही हैं, तो वो जेनेटिक्स हैं। ठीक है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर दे को अगर हम जेनेटिक्स को पढ़ें तो हमें ये पता चल जाता है कि जो जेनेटिकली डिसऑर्डर आ रहा है उसकी वजह क्या है, कौन से काजेज़ हैं जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। अच्छा जब बच्चों इसकी एग्ज़ाम्पल यही है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से जीन डिसऑर्डर काज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से हम आने वाली जो नस्ल है उसको हम बचा सकते हैं। इसके अलावा हम वो डिफेक्टिव जीन वैसे ही कट ऑफ कर सकते हैं। जेनेटिक्स की वजह से बच्चों बहुत इनकलाब भी आया है, प्लांट एग्रीकल्चर के अंदर ख़ास तौर पर और एनिमल के अंदर भी। ऐसे-ऐसे पौधे बनाने शुरू कर दिए हैं साइंटिस्ट्स ने, उनके अंदर ऐसे जीन्स डाल दिए हैं ताकि वो वाली ऐसी फसल प्रोड्यूस करें जो कि बहुत ज़्यादा पैदावार दे। उन्होंने देख लिया कि ये वाला जो पौधा है इसके अंदर ये ख़ास जीन है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है। तो फिर वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे पौधे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो कि ऐसे पौधों के अंदर वो जीन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे थे, उनको उन वाले प्लांट्स के अंदर डाल दिया जो कि अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे रहे थे, तो अब वो भी अच्छी प्रोडक्शन देने लगे। इसी तरह से एनिमल्स भी कुछ ऐसे हैं, जैसे बहुत सारी बकरियां हैं, बहुत सारी शीप्स, भेड़ वगैरह हैं, गाओ वगैरह हैं, जिनके अंदर ऐसी प्रोटीन वाला जो है वो जीन डाला जाता है जो कि मीट को ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करे, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, ताकि लोग अपने उसको बेचने के लिए, लोग अपनी फूड को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये ऐसे जानदार जो कि इस तरह के जीन्स के साथ बनाए गए होते हैं, वो फिर बेटर वेराइटीज़ कहलाते हैं। बेहतरीन वो करके जो है जानदार अता दिए जाते हैं ताकि उससे मिल्क और प्रोटीन वगैरह हासिल कर सकें। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो है वो ब्रांच है पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी भी बच्चों बायोलॉजी की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम फोसिल्स को स्टडी करते हैं। अब फोसिल्स क्या हैं? जब जिंदा जानदार यानी प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो उन्होंने ज़मीन के नीचे दबना है या किसी चट्टानों के नीचे दबना है। उसके बाद उनके जो बकाया जात मिलते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो मर चुके हैं, अगर वो इतने सालों बाद, कई मिलियंस ईयर्स गुजर जाएं उसके बाद अगर वो दोबारा उनके इम्प्रेशंस मिले, उनके बकाया जात मिलें, तो वो फोसिल्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ आपकी बुक में एक जो एमसीक्यूज भी है कि सबसे पुराना इस दुनिया के अंदर फोसिल जो मिला है वो है सियानोबैक्टीरियम का। ये एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत पुराना है और इसकी जो एज जो फाइंड की गई है फोसिल्स के रिकॉर्ड से वो है 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। पेलिएंटोलॉजी को स्टडी करने से साइंसदानों ने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना आसान बना दिया है। आपको पता है कि बायोलॉजी ये मानती है कि ज़िंदा जानदार जो है वो उनके अंदर एवोल्यूशन हुई है, यानी बैक्टीरिया से बने हैं आज के कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स, और बीच में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। बायोलॉजी का ये कहना है कि सबसे पहले जो जानदार थे वो थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं प्रोटिस्ट्स, और प्रोटिस्ट्स बच्चों 3 तरह के जानदार हैं, एल्गी, फंजाई और इसके अलावा प्रोटोज़ोआ। ठीक है, ये वाले जो जानदार हैं ये एल्गी से बने हैं पौधे जो आज हमें प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। फंजाई तो जो है वो हमें आज जैसी नज़र आ रही है, फंजाई तो फंजाई लाइक
ऑर्गेनिजम्स थे, तो ये फंजाई उनसे बन गई है, और ये जो प्रोटोजोआ हैं इनसे बने हैं एनिमल्स, यानी हम प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है, यानी बैक्टीरिया से ये वाले जानदारों का बनना, इसका मतलब ये हुआ जब इंसेस्टर सेम है तो बाकी बेशक आपस में डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इंसेस्टर सेम है तो आपस में कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है, बेशक दूर का ताल्लुक है। तो उसको स्टडी करने का जो काम है वो किसने हेल्प की है? पेलियोंटोलॉजी ने हेल्प की है। इसके अलावा आपकी बुक में ये लिखा है कि डायनासोर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। ये आपको कैसे पता चला? कहते हैं ये बायोलॉजी ने बताया है। जब उन्होंने खुदाई की, ज़मीन से उनको डायनासोर्स के रिमेन्स मिले, उनके फॉसिल्स मिले, तो पता चला कि वो आज के जो रेप्टाइल्स हैं, जो छिपकलियाँ हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनके वो उन्हीं की क्लास से बिलोंग करते हैं। जायंट रेप्टाइल्स थे। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़े रेप्टाइल्स थे। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ये जो जुरासिक पार्क मूवी है वो सारी ये डायनासोर्स के ऊपर ही बनी हुई है। उस मूवी के अंदर ये बड़े बड़े डायनासोर्स वगैरह दिखाए गए होते हैं। तो ये पता कैसे चला? कहते हैं मिलियंस ईयर्स ऑफ अगो वो पाए जाते थे। पता चला है किससे? पेलियोंटोलॉजी की हेल्प से पता चला है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी भी बच्चों बायोलॉजी की ब्रांच है। इसके अंदर क्या करते हैं? जानदारों को, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जिंदा जानदारों को ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। किस की हेल्प से? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की वजह से। जो जानदार सेम तरह की खसूसियात रखते हैं उनको सेम ग्रुप में रख दिया जाता है, और जो जानदार डिफरेंट तरह की खसूसियात रखते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया जाता है। अभी इसका हमें क्या फ़ायदा है? कहते हैं कि ये जो साइंसदान हैं उनको ये फ़ायदा है कि वो ज़िंदगी की डाइवर्सिटी को जान पाते हैं। उनको पता चलता है कि ये ज़िंदगी कितनी ज़्यादा किस्म-किस्म की चीज़ें हैं इसके अंदर। नई स्पीशी को डिस्कवर करते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें किसी साइंसदान को कोई ऐसी स्पीशी मिली है जो ना कभी किताबों में पढ़ी है, ना कभी किसी ने उसका ज़िक्र किया है, तो उसने न्यू स्पीशी फ़र्ज़ करें नया जानदार एक डिस्कवर किया है, दरियाफ़्त किया है, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये न्यू स्पीशी है? तो वो जो इतनी रिसर्च पुरानी हो चुकी है टेक्सोनोमी के अंदर, तो उसके अंदर वो पढ़ेगा कि उसकी खसूसियात, वो जो नई जानदार उसको मिला है वो देखने में कैसा है, उसकी खसूसियात किन किन जानदारों से मिलती हैं। जब उसको पता चलेगा वो किस किस जानदार से मिलकर इसके जैसा है, तो फिर सिमिलैरिटीज़ जब उसको पता चलेंगी तो वो फिर उसी ग्रुप में उसके साथ रख देगा, या फिर उसमें डिफरेंस मिलेगा तो फिर वो किसी और ग्रुप में उसको रख देगा। इसके अलावा टेक्सोनोमी से बच्चों एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी पता चलते हैं। पता चलता है कि ये वाला जानदार किस जानदार के साथ इसका ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, किसके साथ ये करीबी रिश्तेदार है और किसके साथ ये दूर का रिश्तेदार है। देखें बायोलॉजी की ज़ुबान में हम सब जो हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो फंजाई हैं, एल्गी हैं। बेशक हम उनके साथ, इंसान जो हैं वो बैक्टीरिया के साथ दूर का ताल्लुक है, लेकिन है तो सही ना। तो इस रिलेशनशिप को भी कौन पढ़ने में हेल्प करता है? टेक्सोनोमी हेल्प करती है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट जो बाकी जो बची हैं वो वाली ब्रांचेस वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।